की खिदमत। या अली मदद। आज का लेक्चर का जो मफहूम है वॉलंटियर को और उनकी खिदमत। माशाल्लाह आप लोग जेंट्स एंड लेडीज वॉलंटियर कोर्स के मेंबर जो हैं कितनी बेलौस खिदमत करते हो। आप हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो इदारा है माजी में किस तरह फूलता फलता आज तक पहुंचा, इसको हम हिस्टोरिकली इसको रिव्यू करेंगे। लफ्ज वॉलंटियर जो है ये फ्रेंच लफ्ज है वॉलंटियर, जिसकी मायना है रजाकार। दूसरा वर्ड कोप, हम स्पेलिंग लेते हैं CORPS, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कोर है क्योंकि फ्रेंच वर्ड कोर से निकला है KOR। कोर की मायना है फौज का एक दस्ता या आर्मी की कोई एक यूनिट। इस तरह वॉलंटियर कोर्स की मायना है फौज के रजाकार, फौज में रजाकार खिदमत करने वाला। ये लफ्ज जो है वॉलंटियर कोर ये पहली जंग अजीम से और उसके बाद ये ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। पहली जंग अजीम तकरीबन 1914 से 1919 में हुई और ये ज्यादातर फौजी तक महदूद थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वर्ड सिविलियन लाइन में आती गई और इस तरीके से आज बाकायदा फौज से ज्यादा सिविल हमारी समाज के अंदर ये लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस्लामिक पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह के जमाने में मक्का के अंदर 13 साल नबुवत की रसूलुल्लाह और उसके बाद हिजरत करके मदीना आए। तो आप रसूलुल्लाह के पास एक किस्म का दुनियावी इक़्तिदार था, पावर था। जंगें भी हुई और उस सूरत में रजाकाराना तौर से खिदमत करने वालों की जरूरत पेश आई थी। जंग बदर, जंग ओहद, जंग खंदक के अंदर ऐसे मुसलमान नौजवान थे जो फौज के लिए पानी भर के लाते थे, खड्डे खोदते थे, पहाड़ के ऊपर खड़े होकर चौकियां भरते थे यानी वॉच करते थे। और कोई भी पोस्टमैन का काम एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ले जाना, ये तमाम काम करने वाले को तालिया अरबी में कहते थे। और ये सब कुछ एक खिदमत के जज्बे के साथ किया जाता था और रसूलुल्लाह हमेशा इनको दुआएं देते थे। मदीना पीरियड के अंदर जब मस्जिद नबवी हिजरत के 6 महीने के बाद बन गई तो मस्जिद के अंदर देखभाल करने वाले, पानी की हिफाजत करने वाले, वजू का पानी, पीने का पानी, गेट के पास, गेट के बाहर कोई जानवर वगैरह मस्जिद के अंदर ना आ जाए या ऊंट को बाहर बांधने का, ये तमाम कामकाज जितने थे ये खास एक छोटी सी यूनिट रसूलुल्लाह के जमाने में बनी थी जो आज के दौर के वॉलंटियर्स करते हैं। हमारे इसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारा पीरियड अरेबियन पीरियड है, फिर फातमिद पीरियड और सीरियन पीरियड आता है। फिर फातमिद पीरियड के अंदर भी अगर आप देखो तो मिस्र के अंदर खास करके कायरा के अंदर ऐसे वॉलंटियर्स थे जिसको इमाम खास इंगेज किया था महल के अंदर।
बड़े बड़े फेस्टिव ओकेजन या कोई ऐसा जुलूस निकलता था, या नील नदी की पानी में अगर फ्लो बढ़ जाए या लेवल आ जाए उस सूरत पर उसकी इब्तिदा करने के लिए लोग जमा होते थे, उसको हुजूम को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा वर्कर काम करते थे, जिसको हम आज के दौर में बाकायदा वॉलंटियर कहते हैं। ये सिलसिला हमेशा चलता रहा। फिर 5वीं पीरियड के अंदर जंगें भी होती थी, तो सप्लाई या तलवार वगैरह, भाले या तीर वगैरह फलानी जगह पहुंचाना, मैसेज पहुंचाना, घोड़े पहुंचाना, ये तमाम काम वॉलंटियर करते थे। आलमोद पीरियड और आलमोद के बाद का जो पीरियड है, इसमें एक वर्ड ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है फिजाई। और हमारे पास वॉलंटियर के लिए एक फरमान भी है हमारे 48वें इमाम का कि माजी में जो फिदाई जो काम करते थे, आज तुम वॉलंटियर वही काम करते हो। अब वो जो फिदाई थे और आज के जो वॉलंटियर है, इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इंस्टीट्यूशन या इदारे इतने फरोग में नहीं थे, इतने यानी वेल ऑर्गेनाइज नहीं थे जितने आज हैं। तो एक फिदाई के ऊपर कई काम रखे जाते थे, अपनी जान दे देते थे, कोई मिशन के लिए जाते थे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते थे, फैमिली बाल बच्चे पीछे छोड़ के जाते थे, जिंदा आते कि नहीं आते, कोई साल के बाद, कोई 6 महीने के बाद आता, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के काम करते थे। और सबसे बड़ी चीज फिदाई की कॉलेज यानी खूबी ये थी कि ओबेडियंस कॉज थे, बहुत ओबेडियंट थे ये लोग, और ताबेदारी के अंदर इतने यानी ताबेदारी के मामले में ये लोग इतने आगे थे कि सीरिया के अंदर खास करके 3 किले थे, कदमुस, मस्याफ और कहफ। तो कहफ के अंदर यूरोप का जब शहजादा कहफ के किले की जब मुलाकात की थी, और आपको पता है कि किले की टॉप के ऊपर 2 इस तरह वॉलंटियर पेट्रोलिंग कर रहे थे, और नीचे इस्माइली सरदार ने सिर्फ उंगली के इशारे से इनको ऊपर से नीचे आने का कहा, तो ऊपर से छलांग मार दी, अपनी जान दे दी, और ये बताया कि देखो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि हमारे फिदाई कितने हद तक ताबेदार हैं कि अपने हेड जो है, चीफ जो है, उसके इशारे पर अपनी जान दे देते हैं। इन फिदाइयों ने बड़ी कुर्बानी की, मगर अलमौत के बाद से लेकर अब तक हम देखते हैं कि ऐसी कोई रियासत इस्माइलियों की नहीं बनी, लेकिन वो फिदाई या इस्लाम के कॉन्सेप्ट में जो कालिया वर्ड आता है, वो आज तक बरकरार है। और पोस्ट आलमोद पीरियड के अंदर खास करके इमाम ईरान के मुख्तलिफ इलाके में रहते थे, हिंदुस्तान से लोग, सेंट्रल एशिया से लोग घोड़े पर या ऊंट पर बैठकर मुसाफरी करते थे और ईरान जाते थे। तो ईरान से नजदीक जो हिंदुस्तान का जो सूबा था वो सिंध था, तो सिंध का इलाका जिरक जो था वो सेंटर था। कच्छ, काठियावाड़, गुजरात, अलग अलग इलाके, पंजाब, कश्मीर, जहाँ से भी इस्माइली इमाम को मिलने के लिए ईरान जाते, वो काफिला जिरक जरूर आता था। और जिरक से खास काफिले को मंजिल तक पहुंचाने के लिए 4 से 8 ऐसे वॉलंटियर वो उनके साथ रहते थे, और वो फारसी जबान भी जानते थे। कई लोग उनके साथ चले जाते थे ईरान तक और वापस भी ले आते थे। तो जिरक के अंदर आखुंद फैमिली के जो लोग थे, आखुंद फैमिली के लोग जो थे, वो वॉलंटियर के हैसियत बड़ी खिदमत करते थे। मौलाना इमाम हसन अली शाह सन 1842 में
जब ईरान से हिंदुस्तान आए थे तो जिरक के अंदर आपको मालूम है कि जिरक को मौला ने दरखाना डिक्लेयर किया और तकरीबन 23 महीने तक ये दरखाना रहा। बाद में बॉम्बे खड़क जमात खाने को दरखाना डिक्लेयर किया था 1848 में। तो जिरक के अंदर 1843 में 23 मार्च को इस जिरक के ऊपर हमला भी हुआ था। मीर शेर मोहम्मद बलोच ने अपनी 3000 की फौज लेकर इमाम के बंगले के ऊपर पूरे जिरक टाउन के ऊपर हमला किया था, जिसमें 72 इस्माइली शहीद हुए थे और वो याद अभी तक जिरक के लोगों में मौजूद है। जिरक में इमाम का घर है और ये वो लोग शहीद हुए थे कि जो जंग नहीं की थी बल्कि दूर दूर से इमाम को मिलने के लिए जो औरतें, बच्चे, बूढ़े और नौजवान जो भी आए थे विजिटर जिरक के अंदर, कच्छ, काठियावाड़, गुजरात और पंजाब से, उनकी हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी। और मौला ने इन 72 फिदाइयों को करबला के शोहदा से तस्बीह दी थी। अब जब इमाम हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान की पोजीशन तो आपको पता है कि पहले तो हमारी आइडेंटिफिकेशन यहाँ कुछ नहीं थी कि हम खोजे हैं, आया हम मुस्लिम हैं, हिंदू हैं कि क्या है। एक ये समाज के अंदर प्रॉब्लम था उस वक्त। दूसरी बात, हमारे तौर तरीके, हमारे अकायद, कई चीजें और समाजी हालत दूसरे के मुकाबले में डिफरेंट थी। ये तमाम को आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म करते गए इमाम हसन अली शाह के जमाने में। मगर रिफॉर्मेशन इमाम ला रहे थे, इतने में सन 1866 में इमाम के खिलाफ एक केस हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट में। उस केस को हम आगा खान केस भी कहते हैं, बारभैया केस भी कहते हैं और खोजा केस भी कहते हैं। एक लफ्ज पहले से ही हमारी जमात के अंदर मौजूद था लेकिन फेमस नहीं था। पुरानी दुआ के तीसरे पार्ट या चौथे पार्ट के अंदर ये वर्ड था और वो वर्ड था पंजेबाई। इमाम के खिलाफ जमात के लोगों ने केस किया था और जमात 2 हिस्सों में डिवाइड थी। केस करने वाले अभी तक नातबार नहीं हुए थे लेकिन वो जमात खाने में आते थे और जो इमाम के वफादार थे वो भी जमात खाने में आते थे। ये वो जमाना है जब बॉम्बे जमात खाना दरखाना जमात के मुखी अला रक्षा सुमार थे और कामरिया खाकी पदमसी थी। तो ये लोग जमात खाने में दुआ के वक्त उस वक्त आते थे, यानी इसलिए आते थे कि जमात में कोई ऐलानात हो या कोई ऐसी एक्टिविटीज या कोई रिपोर्ट हो ताकि बाहर इनके ग्रुप को इतला करते थे, ये लोग कम्युनिकेट करते थे। दुआ के वक्त ये लोग सजदा नहीं बरते थे और सबसे बड़ी चीज, दुआ के बाद शाह का दीदार नहीं देते थे। अभी ये लोग कम्युनिटी में थे, अभी ये लोग नातवार नहीं हुए थे लेकिन अभी ये लोग इस्माइली जमात या हल्के में शामिल थे लेकिन ये लोग नमाज पढ़ते थे बाहर, लेकिन जमात खाने आते थे, एक तरह से जासूसी करते थे। तो मुखी अल्लाह रखे सुमार के बाद जमात के लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि ये लोग जमात खाने में आते हैं लेकिन शाह का दीदार नहीं देते, आंखें बंद करके बैठे होते हैं, तो इनको निकाला जाए या इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मुफ्ती साहब ने मना किया कि नहीं, अभी मौला का कोई हुक्म नहीं को कोई ऐसा डायरेक्ट एक्शन लिया जाए। अगर तुम्हें पंजा न दे डजन मैटर, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करते रहो। तो अगर कोई जमात खाने में कोई भी फर्द दुआ पड़े और शाह का दीदार के वक्त अगर हाथ फैलाए
تو اگر وہ پنجہ دے رہے تو سمجھ جاتے تھے کہ وہ اسماعیلی ہے، اور اگر پنجہ نہ دے رہے تو سمجھتے تھے وہ امام کے خلاف ہے. تو پنجہ دینے والے کو پنجے بائی کہنا شروع کیا ورڈ، کہ پنجہ دینے والا میرا بھائی ہے. اور اگر پنجہ نہیں دیتے تھے تو وہ بار بھائی یا بار بھیا کہلاتے تھے. حالانکہ ان کی تعداد 12 تھی، لیکن اب اس سینس میں کہ 12 سے بڑھ گئے کہ جماعت سے باہر نکل جانے والے ہمارے بھائی لوگ. تو یہ پنجے بھائی جو تھے 1866 میں جو آغا خان کیس، کھوجا کیس یا بار بھیا کیس جو ہوا، اس میں مختلف ڈیوٹی دیتے تھے. کامڑیا خاکی پدمسی اس زمانے میں ایک واحد شخص، مالدار شخص تھا، واحد شخص تھا جس نے 24 آور ڈیووٹ کیا تھا امام کے لیے. اور ان پنجے بائی گروپ کو سپروائز کرتا تھا. یوں سمجھے کہ اس زمانے میں ان کی ایک والنٹیئر کورس تھی، اور یہ کامڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کیپٹن کے طور پر کام کرتے تھے. اتنا پیسہ خرچ کیا اس شخص نے. اس کی وفات 1875 میں ہوئی اگرچہ آغا خان کیس کے 9-10 سال کے بعد، کہ جب امام کیس جیتے تو کامڑیا خاکی پدمسی کو واڑی میں بلا کر مولا نے یہ اعلان کیا کہ کامڑیا تم جس طرح کی خدمت کرتے ہو اور اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، آج میں تجھے 10 معاف کرتا ہوں. یہ پہلا شخص تھا ہندوستان میں جس کو امام نے 10 بخشا تھا. اور ان کا گروپ کیا تھا کہ صبح کو کورٹ کے اندر وٹنس باکس پر بلائے جاتے تھے اسماعیلی بزرگوں کو. پھر آدھی وٹنس ہوتی تو پھر 2 بجے بلاتے تھے. تو درمیان میں ٹفن وغیرہ لے جاتے تھے، کھانے پینے کی چیز کورٹ میں. یہ والنٹیئر، یہ پنجے بھائی، یا کوئی جماعت میں کوئی میسج یا تالیکہ یا کوئی چیز پہنچانی ہو، یہ لوگ کام کاج کرتے تھے. بلکہ اسماعیلیوں کے اوپر کسی قسم کا حملہ نہ ہو تو جماعت خانے میں دعا پڑی جاتی تھی، تو بعد یہ لوگ پہرا دیتے تھے، یہ پنجے بھائی. تو جب آغا خان کیس اینڈ ہوا تو امام آغا علی شاہ کا زمانہ آیا، اور پھر ہمارے 48 میں امام کا جب زمانہ آیا تو مولا نے دیکھا کہ پنجے بھائی گروپ جو ہے یہ بہت بڑا بامبے کے اندر گروپ بن گیا. بامبے میں، کراچی میں، اور زنجبار کے اندر اور کچھ کے اندر. تو مولا نے پنجے بائی کھوجا پنجے بائی کلب کی بنیاد رکھی. سب سے پہلے زنجبار کے اندر 9 ستمبر 1899 میں کھوجا پنجے بائی کلب وجود میں آئی. دوسری بمبئی میں 28 مئی 1900 میں. تیسری جام نگر کچھ کے اندر 16 اگست 1904 میں. اور 5ویں کراچی کے اندر 26/6/1905. یہ جم خانہ آپ دیکھتے ہو جہاں پر امام کا بنگلہ ہے، جم خانہ. لفظ جم خانہ، آغا خان جم خانہ 1940 میں پڑا، لیکن یہ ایک واڑی تھی، باغیچہ تھا، اور پیر کی واڑی کہتے تھے کیونکہ آغا علی شاہ داتا نے اس کو بنایا تھا. امامت کے پہلے 28 سال تک یہ پیراکن کے جوڑنے میں رہے آغا علی شاہ داتا، اور یہاں مکان بنایا تھا، اس لیے اس جگہ کو پیر کی واڑی کہتے تھے. مگر 1940 سے یہ آغا خان جم خانہ، اور یہ بلڈنگ ابھی تک موجود ہے. اور یہ بلڈنگ یہاں پر بامبے کے اندر جس طرح پنجے بھائی خدمت دیتے تھے، کچھ اور بھی علاقے، یا زنجبار اور یہاں پر، تو اس طرح کراچی کے اندر بھی پنجے بھائی والنٹیئر کی حیثیت سے خدمت دیتے تھے ڈفرینٹ قسم کی.
बल्कि यूं कहा जाए کہ ہسٹوریکلی جو ہمارے پاس ڈیٹا انفارمیشن موجود ہے کہ جتنی پنجے بھائیوں نے والنٹیئر کے حیثیت سے کراچی میں خدمت کی اتنی کہیں نہیں کی، تو خاص کر کے یہاں امام یہ آغا خان جمخانہ پرنس علی خان کالونی کے سامنے آغا خان جمخانہ کے اندر جو ریڈ بلڈنگ ہے، پتھر کی بنی ہوئی بلڈنگ، مولا خدمت گزار جتنے تھے، جب بھی مولا آتے، مولا گھوڑے سے اترتے تھے، مولا کا گھوڑا سنبھالتے تھے، اس کو دانا پانی پلاتے تھے، مولا کے لیے دور سے لوگ دودھ لاتے تھے، پانی لاتے تھے، ویجیٹیبل کے بیپاری تھے، سبزی میں یہ کاروبار کرتے تھے، یہاں کے باغیچے کے اسماعیلی، مولا کو ویجیٹیبل فروٹ وغیرہ پہنچایا جاتا تھا، یہ سب والنٹیئر کرتے تھے، اور ساری رات اس بلڈنگ کے آس پاس جاگتے تھے، اور جب تک مولا دوسری جگہ نہیں جاتے تھے وکٹوریا گاڑی میں بیٹھ کے، تب تک اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے۔ مولا نے آغا علی شاہ داتار نے فرمایا، دیکھو پنجے بھائی والنٹیئرس جس کو ہم آج کہتے ہیں، جو ہماری خدمت کی، اس خدمت کی نشانی میں، اس خدمت کی عویز میں ہم ہماری دو نشانیاں کراچی میں چھوڑ کے جاتے ہیں، دو نشانی ایسی جس کو لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ آج پورے کراچی میں کیا یہاں آپ میں سے کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ شاید کسی کو مشکل سے پتا ہے تو دو نشانی کیا ہے جو ہمیشہ رہے گی اور لوگ اس کو یاد کریں گے کہ یہ نشانی انڈیکیٹ کرتی ہے ماضی میں خدمت گزاروں کی۔ پنجے بھائیوں نے بھوکے دھوپ میں رہ کر مولا کے گھر کی خدمت کی، مولا کے پاس سپاہی کی طرح، فدائی کی طرح کھڑے تھے۔ آغا خان جمخانہ میں دو باتیں ہیں، شاید کسی کو پتا ہو، آج میں آپ کو بتاؤں۔ آپ جب جمخانہ، ویسے آج کل شادی بیاہ بہت ہو رہے ہیں، تو جمخانہ گئے ہوں گے تو بلڈنگ میں لائٹ ہوتی ہے، تو ٹاپ فلور پر اگر آپ جاؤ روشنی ہوتی ہے، پہلی نشانی جو یہاں نظر آتی ہے کہ اگر یہاں پر روزانہ صفائی کی جاتی ہے، جمخانہ والے روزانہ اس کی صفائی کرتے ہیں، ایک ہفتہ اگر اس کی کوئی اوپر کی روم کی صفائی نہ کرے اور 7 دن کے بجائے 8ویں دن اگر کوئی صفائی کرے تو اندر سے روم کے کنڈیاں، اندر کے روم کی کنڈیاں جو ہے بند ہو جاتی ہے قدرتی طور سے، باہر سے کوئی کھول نہیں سکتا۔ یقین نہ آپ جا کے چیک کرو اور پوچھ سکتے ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ 7 دن زیادہ ہو جائے صفائی میں، 8 یا 9ویں دن کوئی اگر داخل ہو تو اندر سے لاک ہو جاتا ہے، پھر اوپر سے وینٹیلیشن سے چھلانگ لگا کر نوکر اندر سے آ کر دروازہ کھولتا ہے۔ یہ پہلی نشانی نظر آئی ہمارے سامنے، یہ قدرتی چیز ہے کہ مولا چاہتے ہیں کہ اس بلڈنگ کے ٹاپ فلور جہاں پر امام رہتے تھے صاف ستھری رہے، اور اگر صاف نہیں رہے گی اندر سے قدرتی طور سے بند ہو جاتی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی مذاق کی بات ہو یا کوئی سنی سنائی، آپ جا کے خود چیک کر کے پوچھ سکتے ہو۔ دوسری بات، یہاں پر چوکیدار وغیرہ اسماعیلی بھی ہیں، نان اسماعیلی بھی ہیں۔ واکنگ پلیس ہے، گراؤنڈ ہے اور کینٹین ہے،
मेंबर्स लॉन नंबर 2, 3, 4, 5 पूरी जिमखाना की प्रीमाइसिस है। रात को यहाँ पर 8 से 10 चौकीदार होते हैं वगैरह। खुदा ना खास्ता कोई नापाकी की अगर हालत में हो सो जाए, नापाकी से मुराद कई बातें आती है जो समझ में आए, तो सुबह को वो जागता है तो ग्राउंड से बाहर होता है, वो कई फुटपाथ पे सोया हुआ होता है। अगर खुदा न खास्ता कोई नापाकी की हालत में सोया हो कोई चौकीदार इनसाइड द जिमखाना प्रीमाइसिस, सुबह को जब उठता है तो सामने प्रिंस अली खान कॉलोनी के दीवार पर या सामने गांधी गार्डन की दीवार पर सोया हुआ अपने आप को पाता है। अगर यकीन न आए वहां के चौकीदार से जाकर पूछ लो। ये दो निशानी हमेशा याद रखिए कि परमानेंट रहेगी पंजेबाई दीनदारों की खिदमत जो उस वक्त वॉलंटियर के हैसियत काम करते थे। अब मैं वापस अपने मौजू की तरफ आऊं, बॉम्बे वॉलंटियर कोर। तो अभी हमने खोजा पंजेबाई क्लब का जिक्र किया, तो बॉम्बे के अंदर खोजा पंजेबाई क्लब डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स, मिशनरियों का अरेंजमेंट करना, गिनान की ड्यूटियां निकालना, दुआ की ड्यूटियां निकालना, नाइट स्कूल के टीचर का अरेंजमेंट करना, बाहर जमात खाने के बाद पहरा देना, सब किस्म की एक्टिविटीज में ये हिस्सा लेते थे। तो उन लोगों ने एक इदारा बनाया खोजा पंजाबाई क्लब ने, और उसमें से एक यानी बनाया यानी यूं समझो कि एक इदारा अलग हुआ और वो है कि यंग इस्माइली विद्या विनोद क्लब। द यंग इस्माइली विद्या विनोद क्लब, जिसको शॉर्ट में वीवी क्लब कहते थे, ये 1915 में वजूद में आई और ये पंजेबाई क्लब से अलग हुई। तो पंजेबाई क्लब के अंदर अब सीनियर सिटीजन के लोग जो थे, बड़ी उम्र के लोग बैठे रहते थे और बिलियर्ड वगैरह खेलते थे, यानी एक उनके लायक जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थी उसमें हिस्सा लेते थे। बाद में ये ग्रुप आगे जाके आगा खान जिमखाना के नाम से मशहूर हुआ, लेकिन इनमें से एक ग्रुप अलग हुआ नौजवान का, वो विनोद क्लब, विद्या विनोद यंग इस्माइली विद्या विनोद क्लब, वीवी क्लब वजूद में आई। अब वो तमाम एक्टिविटीज करती थी और उनमें से आगे जाकर दो हिस्से हो गए, दो डिपार्टमेंट निकले, दो इदारे। इस विद्या विनोद क्लब डिसॉल्व हो गई आगे जाकर। इसमें से मजहबी पोर्शन जो था इसका, वो रिक्रिएशन क्लब इंस्टीट्यूट को मिला, एक नया इदारा कायम हुआ। और सेक्युलर एक्टिविटीज जिसको हम समझने के गरज से कह रहे, और वो है वॉलंटियर कोर। और ये वॉलंटियर कोर इस्माइली, उसका नाम इस्माइली विद्या विनोद वॉलंटियर कोर 19 नवंबर 1919 में बॉम्बे के अंदर वजूद में आई। अभी ये वॉलंटियर जो थे इनका कोई खाकी यूनिफॉर्म नहीं था, सिंपल ड्रेस में ये लोग आते थे, ड्यूटी देते थे। सिर्फ शाम को, आगे जाके सुबह को सिर्फ ओकेजन पे तरह तरह की ड्यूटी देते थे। हालांकि इस तरह की एक्टिविटीज ऑलरेडी कराची में 1912 में स्टार्ट हो चुकी थी और खारादर में 1918 में और गार्डन में 1919 में, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जो है ये बॉम्बे के अंदर 19 नवंबर 1919 में वजूद में आई। 1919 में एक मीटिंग कॉल की गई थी इसके पहले, और उस मीटिंग के अंदर कि भाई इस तरह आर्मी की तरह एक फोर्स हो और जो ड्यूटी वगैरह बजाए। तो इस मीटिंग को कॉल करने वाले जो हजरात थे उसमें से इत्मादी पीर मोहम्मद मादानी,
अब्दुल्ला जाफर लखपति, रहमतुल्ला वी चारनिया, अब्दुल्ला इस्माइल मोदी और कासिम अली मोहम्मद दाऊदानी, इन लोगों ने एक वॉलंटियर कोर बनाई और खाकी ड्रेस के अंदर 19 नवंबर 1919 में ये वजूद में आई। वॉलंटियर कोर तब बन गई। ये परेड करते थे, सैल्यूट लेते थे, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में हिस्सा लेते थे, लेकिन आपको पता है कि जनरेशन गैप का तो मसला हर दौर में रहने वाला है। हर दौर में नौजवान और बुजुर्ग रहेंगे और दोनों के ख्यालात में फर्क होंगे। हमारे बुजुर्ग लोग जितने थे बॉम्बे के, वो वॉलंटियर खाकी ड्रेस हाफ पैंट पहन के वॉलंटियर उनके खिलाफ थे। वो कहते थे कि ये हमारे बच्चे नौजवान रोड के ऊपर ये पहरा देवे, ये पुलिस बन के इस तरह की हरकत करे, ये हमें अच्छा नहीं लगता। खानदानी लोग थे। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दूं कि इसी अरसे में वॉलंटियर कोर्ट ने बैंड बनाया, बैंड इस्माइलिया बैंड। तो वॉलंटियर के साथ साथ बैंड के लिए भी एक मसला खड़ा किया कि हमारे नौजवान बच्चे रोड के ऊपर बंसियां बजाए, ढोल बजाए, ये अच्छी चीज नहीं है। इससे हमारी बेइज्जती होती है और माँ बाप अपने बच्चों को घरों से छुट्टी नहीं देते थे, इजाजत नहीं देते थे, बल्कि घर को लॉक कर देते थे कि कोई भी हमारा बच्चा रोड के ऊपर नहीं आए। तो जमात की काउंसिल के लोग, मुफ्ती साहब वगैरह इन बुजुर्गों को, माँ बाप को समझाते थे कि 10-12 बच्चे हैं, बैंड बजाते हैं और गिनान में भी है कि सामी राजू आवे जंगी ढोल वगाड़े। तो अगर हमारे बच्चों ने अगर ये बंसरी बजाई, ढोल बजाई, इमाम का इस्तेकबाल किया या ओकेजन पे इस तरह किया, इसमें क्या है? तो बुजुर्ग लोगों ने एक मीटिंग कॉल की बॉम्बे के अंदर कि इसकी इजाजत हम देवे कि न देवे। तो इन लोगों ने फैसला किया और फैसला भी आप सुन के हैरत होगी, अजीबो गरीब, कि ठीक है हम हमारे बच्चों को इजाजत देते हैं कि वो बैंड के अंदर हिस्सा ले। लेकिन ये 12 की टीम के आगे डंडी लेकर एक कैप्टन, जिसको आप कहते हो ये जो आगे चलता है और डांस करता है, इसको हटा दो। ये अच्छा नहीं लगता हमको कि बीच में ये आगे से जो डंडी लकड़ी लेकर जो ये एक तरह का एक्शन करता है, तो इन लोगों ने वर्ड यूज किया, डांस जो करता है, ये हमें अच्छा नहीं लगता है। ये 12 बच्चों को परेड करने दो। अब माँ बाप को किस तरह समझाए कि भाई वो इसका गाइड है, आगे इसको हटा देवे तो खुद ब खुद तो बैंड आगे नहीं बढ़ेगी। तो पता है इनको कन्विंस किस तरह किया, और कन्विंस भी हो गया, मुतमईन भी हो गया। क्या आपको पता है कि हमारे बच्चे ये 10-12 बच्चे बैंड रोड के ऊपर स्ट्रीट से गुजरते हैं। बॉम्बे में गाय कितनी है रोड पर सोई होती है, कोई बच्चे को सिंग न मार देवे, इसलिए हमने एक आदमी आगे रखा है, वो रास्ता क्लियर करता है लकड़ी की मदद से। वो डांस नहीं करता है, वो रास्ता क्लियर करता है ताकि बच्चे को कोई गाय इंजर न करे। तो माँ बाप के दिमाग में बैठी कि ये बात सही है। तो फिर दूसरा काउंटर क्वेश्चन आया कि गाय आगे से हमला कर सकती है तो पीछे से भी हमारे बच्चों को हमला कर सकती है, तो एक पीछे भी रखो ऐसा शख्स। अब ये भी मसला कि इसको क्या समझाए। तो तकरीबन 6 महीने तक एक रियल कैप्टन था बैंड का आगे और एक पीछे डमी कैप्टन था। 6 महीने के बाद जब देखा कि नहीं अभी कोई जरूरत नहीं है, बच्चों को कोई ऐसा वो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो तब तक 6 महीने तक पीछे एक डमी कैप्टन रखा गया था ताकि माँ बाप बीच में हर्डल पैदा न करे, रुकावट न बने। और यही हालत वॉलंटियर के लिए थी। तो मुश्किल से ये खाकी ड्रेस को इजाजत दी गई और इस तरीके से इनके रूल्स रेगुलेशन बने। और खास करके
8 जुलाई 1920 के अंदर बाकायदा इनके रूल्स रेगुलेशन बने थे हमारे बॉम्बे वॉलंटियर कोर्ट के, और ये इसके साथ साथ पहली इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में लेडीज वॉलंटियर कोर्ट जो बनी थी वो 1921 में कांडी मोहल्ला के अंदर, जिसको आज हम करीमाबाद कहते हैं बॉम्बे में, कांडी मोहल्ला। और इसकी पहली कैप्टन थी मुखियानी सकीनाबाई इब्राहिम लालजी, और वाइस कैप्टन थी प्रेमबाई मुखी के नूरा। और ये ट्रेडिशन इतनी अच्छी लगी लोगों को, जमात को, कि कच्छ, काठियावाड़, गुजरात और फैलते फैलते ग्वादर तक। और 1923 के अंदर वारिस जमाल इब्राहिम ने केनिया के शहर किस्मू के अंदर वॉलंटियर को खड़ी की थी, और वॉलंटियर को तकरीबन 1925 के आसपास इस्माइली कम्युनिटी के अंदर एक ट्रेडिशन बन गई, जिसकी वजह से 1936 में मौला की जो सिल्वर गोल्डन जुबली हुई थी बड़ी कामयाबी के साथ, यानी लोगों ने देखा ये सेलिब्रेशन हुआ था, जिसमें वॉलंटियर की खिदमत बेलौस थी। अगर इदारा यहाँ उस वक्त मौजूद न होता तो 1936 के अंदर गोल्डन जुबली, 1946 के अंदर जो डायमंड जुबली, फिर अफ्रीका के अंदर डायमंड जुबली, फिर कराची में 54 में प्लेटिनम जुबली, जो कुछ जुबलियां हुई, इस पूरे लोगों को, प्रोफेशन को, इनकी कैंपें बनाना, बाहर से आने वाले उनको कंट्रोल करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, डिसिप्लिन कायम करना, ये वॉलंटियर का काम था। अगर वॉलंटियर इससे पहले वजूद में ना आते ये इदारा, तो ये जुबलियों के अंदर बड़ा मसला खड़ा कर देता। 1936 के अंदर इस्मादी पीर मोहम्मद मदानी, जो बाद में लेफ्टिनेंट हुए, लेफ्टिनेंट कर्नल इस्मादी पीर मोहम्मद मदानी, उसने मौला के पास अर्ज रखी कि या मौला 45 वॉलंटियर हैं जिसने बड़ी जबरदस्त खिदमत की है ये गोल्डन जुबली में बॉम्बे के अंदर, तो हम इसको मेडल देना चाहते हैं आपके हाथ से। तो उनको लाया गया, तो यानी देना चाहते हैं, तो मौला ने फरमाया कि वो 45 वॉलंटियर कहाँ है, तो खुदा सामने बैठे हुए हैं। मौला ने फरमाया, कर्नल देखो मेडल कितने हैं, तो मेडल तो बहुत है मगर देना है सिर्फ 45 को। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इस वक्त 45 की जगह पर 90 मेडल का अरेंजमेंट किया जाए? तो मौला से इजाजत मांगी, और आधे घंटे के अंदर खड़क जमात खाने के अंदर जहां मौला तशरीफ फरमा थे 90 मेडल का अरेंजमेंट किया गया। अब सब हैरान थे कि मौला क्या 2-2 मेडल देंगे सबको। मौला ने फरमाया कि जितने भी वॉलंटियर आए हैं इनके साथ इनकी बीवियों को भी बुलाओ, और सही मौला ने फरमाया मेडल के हकदार उनकी बीवियां हैं। मौला ने फरमाया कि देखो अगर इनकी बीवियों ने इनको इजाजत न दी होती तो ये खिदमत नहीं कर सकते। सड़क के ऊपर खड़े रह की खिदमत करना, बीवियों की इजाजत, और अगर लेडीज है तो उनके शौहर को मिला जाए। तो इस तरह 90 शख्स को मेडल दिया गया था उस वक्त। सिर्फ और सिर्फ मौला ने ये फरमाया कि इसमें इनकी खिदमत के साथ साथ इनके घर के दूसरे अफराद जो है, या वाइफ है या हस्बैंड है, उसकी खिदमत भी इसमें शामिल है, क्योंकि इजाजत सबसे बड़ी चीज है। तो गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली और प्लेटिनम जुबली, और उसके बाद मौला आते थे, दीदार का प्रोग्राम होता, कभी कोई ओकेजन होता, किसी जगह पर कोई चीज की ओपनिंग सेरेमनी होती, हर जगह पर आप देखोगे
वॉलंटियर के बगैर काम नहीं हो सकता था। और इनमें हमेशा हमने एक चीज देखी कि डिसिप्लिन एंड ओबेडियंस, पंक्चुअलिटी, ये चीजें खास करके वॉलंटियर के अंदर पाई जाती थी। और इनकी खिदमत कि कभी भी वॉलंटियर ने चूं चा कुछ नहीं कहा, किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अगर इनका कैप्टन है, अगर इनका हेड मेजर है, हमेशा सैल्यूट करते और जो भी कहते। फरमान में आपको बाद में उर्दू में कॉपी है, मैं आपको दूं। मौला ने फरमाया कि अगर तुम्हारा अफसर या कैप्टन या मेजर तुम्हें लगे कि गलत कह रहा है, लेकिन तुम्हें ओबे करना है, तुम्हें कहना नहीं है, पूछना नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। चाहे कैसा भी काम हो, वक्त कैसा भी हो, हुक्म करे, तुम्हें मानना है। मुखी मेघजी मूल जी का नाम सुना होगा। अगरचे ये बॉम्बे जमात खाने के थे, मगर इनकी वफात कराची में हुई थी। फिर कराची से इसको बॉम्बे लाया गया था 1933 में। मौला के पास एक दिन अर्ज रखी डायमंड जुबली के बाद कि या मौला, अब पहले तो आप वाड़ी में रहते थे या पूना जाते तो यरोडा पैलेस के अंदर आपसे मुलाकात होती थी। अब आप यूरोप रहते हो और आजकल मुस्लिम लीग और कांग्रेस की बड़े टसल चलते हैं, आजादी की मूवमेंट है, हिंदू मुसलमान के झगड़े हैं, आपस में मुसलमान और हिंदुओं के झगड़े हैं, प्रोसेशन निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, तोड़ फोड़ होती है। इमरजेंसी के अंदर पहले आप वाड़ी में या बॉम्बे के अंदर वालकेटर के बंगले में होते तो टेलीफोन से आपसे बातचीत करके आपसे हिदायत मांगते थे कि कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी आफत या तकलीफ आ पड़े तो हम आपसे हिदायत मांग लेते थे। मगर अभी आप यूरोप में हो, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी तकलीफ आ जाए तो मैं क्या करूं? घर खाना, खड़क जमात खाना, उसके मुखी ने मौला के पास अर्ज रखी। मौला ने जवाब में फरमाया कि नहीं, फिक्र मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जमात खाने के ऊपर किसी किस्म का हमला या कोई ऐसी तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन मुखी मौला का आशिक था। मुखी मैगजी मुर्जी बार बार मौला से पूछता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसने मौला का हाथ पकड़ लिया। नहीं मौला, तुझे कहना होगा, मैं उसको क्या करूं? मुझे सब आकर पूछेंगे, खुदा ना खासा कोई तकलीफ आ पड़ी या लोगों ने मोहल्ले के अंदर जुलूस निकाला, कोई तोड़ फोड़ किया, तो मेरी मिसाल यहाँ पर ऐसी है, बॉम्बे जमात खानों में एक मेयर की हैसियत, एक द फादर ऑफ द कम्युनिटी इन द एब्सेंस ऑफ द इमाम, तो मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या कर सकता हूं? मौला ने जब मुखी की मोहब्बत देखी, क्योंकि आज की तरह कोई कम्युनिकेशन या मीडिया तो था नहीं कि फैक्स है, टेलीफोन था, ट्रंक कॉल के लिए 2 मिनट भी इंतजार करो या 2 घंटे भी इंतजार करो जब लाइन मिले। उस जमाने की ऐसी हालत थी। टेलीग्राम आता था तो पता नहीं कितने दिन के बाद मिले। मौला बॉम्बे लंदन में रिचर्ड होटल में काम करते थे, तो मौला ने पूछा तुम्हें कौन सी जगह सेंसिटिव लगती है इलाका बॉम्बे में जहां खतरा हो? तो उसने कहा कांडी मोला, खड़क जमात खाना और बांद्रा का जमात खाना, ये 3 जमात खाने हैं। यहाँ मुझे खौफ है, डर है कि कोई किस्म की तकलीफ आ सकती है, प्रीमाइसिस को डैमेज पहुंचाया जा सकता है। मुखी मैगजी मूर्जी ने अपनी डायरी के अंदर लिखा है ये वाकया।
आपको हैरत होगी, मौला ने 3 बोतलें पानी की मंगाई, पानी की भरी हुई 3 बोतल मंगाई मौला ने। मौला ने फरमाया कि देखो मुखी, इस 3 बोतल को अपने घर के कबाड़ में रखना। मौला उस बोतल को ओपन किया, ढकना, और उस पर कुछ पड़े, और अपने हाथ से ही, हाथ मुबारक से ढकने बंद किए, और 3 बोतल मौला ने उसको पेश किए कि रखो उसको संभाल के। हर बोतल के पे एक का नाम लिखो कांडी मौला, दूसरी बोतल पे लिखो बांद्रा जमात, तीसरी पे लिखो खटक जमात खाना। घर के अंदर कबाड़ के अंदर रख देना, किसी को मत कहना इसके बारे में। मगर तेरी एक ड्यूटी है, दिन में 2 मरतबा इसको रोजाना देखना। व्हाइट प्योर डिस्टिल वाटर, ट्रांसप्लेंट बोतल, 3 मौला ने 3 बोतलें भी घर की कबाड़ में रखी। मुखियानी को भी नहीं बताते हैं कि है क्या। मौला ने फरमाया कि किसी बोतल का पानी चेंज हो जाए और पानी का रंग चेंज हो जाए, पीला पड़ जाए या कोई रंग चेंज हो जाए, समझ लो उस जमात के ऊपर तकलीफ आ सकती है। उस सूरत में मैं मौला मैं क्या करूं? उस सूरत में किसी के घर को नॉक करने की जरूरत नहीं। तेरी मदद के लिए मेरे बॉम्बे के फिदाई वॉलंटियर तेरे काम आएंगे। और उन जमाने में 8.5 महीने के बाद मौला अभी यूरोप में है, तो मुखी ने देखा कि कांडी मौला वाली बोतल का पानी पीला पड़ रहा था। सुबह 11 बजे इसने देखा तो बोतल का पानी भी पीला पड़ गया और मुखी के चेहरे का रंग भी बदल गया। समझ गए कुछ बात है। आप जब भी बॉम्बे जाओ, करीमाबाद जमात खाना देखते हो, 12 बजे नीचे उतरे, लेफ्टिनेंट कर्नल पीर मोहम्मद मदानी से कांटेक्ट किया, म- और मुखी के हैसियत ऑर्डर किया, मुझे किसी भी हालत में चंद घंटे के अंदर 2 से 250 वॉलंटियर इन खाकी यूनिफॉर्म यहाँ मौजूद होने चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है, अर्जेंट। अरे भाई किस लिए? न कोई ओकेजन है, न शाम का वक्त है, न सुबह का वक्त है, न कोई शहर के अंदर गड़बड़ है, कुछ नहीं है। लेकिन आप मुखी साहब ये किस लिए बुला रहे हो, और वो भी वर्दी में? क्या बात है? मुखी साहब कहते थे कि नहीं, मुझसे ये सवाल मत करो, ये मेरा हुक्म है। अब मेजर लखपति और पीर मोहम्मद मदानी यहाँ वहाँ भाग दौड़ करके वॉलंटियर को कांटेक्ट किया। महिम के मुख्य यानी बांद्रा के वॉलंटियर, हसनाबाद के वॉलंटियर, खड़क जमा खाने के वॉलंटियर, गांधी मोहल्ला के वॉलंटियर, और अंधेरी चारों तरफ जितने भी जमात खाने के वॉलंटियर, 250 वॉलंटियर। अब कोई देखो तो दुकान पे, कोई देखो तो ब्रोकरी का काम कर रहा है, कोई देखो तो हॉकर है, कोई देखो में, सब यहाँ पहुंच गए। अब सब में सब यहाँ पहुंच गए। अब सब एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि ये क्या सलामी के लिए बुलाया, किसके लिए बुलाया, कोई वजह तो हो, मगर वजह भी किसी को नहीं पता। शहर में शांति है, कुछ नहीं है, दोपहर का वक्त, न मजलिस है, न कुछ है, न किसी का इंतकाल हुआ, न खुदा न खास्ता कोई सी बात नहीं। मुखी नीचे उतरे, कांडी मोहल्ला जमात को पूरे सर्कल में ले लो अपनी हिफाजत में, ऊपर बैठो। सब यहाँ पहुंच गए।
अब सब एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि ये क्या सलामी के लिए बुलाया, किसके लिए बुलाया, कोई वजह तो हो, मगर वजह भी किसी को नहीं पता। शहर में शांति है, कुछ नहीं है, दोपहर का वक्त, न मजलिस है, न कुछ है, न किसी का इंतकाल हुआ, न खुदा न खासा कोई सी बात है। मुखी नीचे उतरे, कांडी मोला जमात को पूरे सर्कल में ले लो अपनी हिफाजत में, ऊपर बैठो, टॉप पर जाओ, यहाँ यहाँ चारों तरफ पहरा दो, पेट्रोलिंग करो। जब 4 बजे वॉलंटियर कैप्टन सब पूछ रहे हैं, मुखी साहब क्या बात है, तो बेचारे भूखे प्यासे बैठे हैं घर पे, कोई गए कोई नहीं गए, कोई वजह, ये सब मुझसे पूछ रहे हैं। मुखी कहते हैं मुझसे ये ना पूछो, बस तुम्हें ड्यूटी देनी है जब तक मेरा हुक्म न हो। सब अलर्ट खड़े। 5 बजे यानी 4 और 5 के बीच की थोड़ी बात कि क्राफ्ट मार्केट, आप बिंडी बाजार से नीचे आओ, मोहम्मद अली रोड आता है जो तकरीबन आगे क्राफ्ट मार्केट तक जाता है। क्राफ्ट मार्केट पर अचानक कांग्रेस के नौजवान लोगों ने न जाने किसी किस्म के हुल्लड़ की वजह से अचानक कोई तकरीर हुई या कुछ हुआ, 4 से 5 हजार आदमी को जमा करके और मोहम्मद अली रोड के ऊपर एक प्रोसेशन जुलूस की सूरत में ये लोग आ रहे थे। और 5 बजे यहाँ बिंडी बाजार के पास पहुंचे। रास्ते में जो मिले, मुसलमानों की दुकान, उसकी दुकान, मस्जिद, सब पर पथराव करते थे और आतिशगीर मादे, फटाकड़े वगैरह फेंकते थे और तरह तरह की हरकतें करते थे, डैमेज कर रहे थे सब बिल्डिंगों को। और जब ये लोग बिंडी बाजार से टर्न होकर कांडी मोला जमात खाने के करीब पहुंचे तो इन लोगों ने देखा कि ये जमात खाने के आसपास फौज खड़ी है, हुकूमत की फौज खाकी यूनिफॉर्म में। इन लोगों ने देखा, वॉलंटियर नहीं समझे, ये समझे कि कोई ब्रिटिश की कोई फौज है तो हमें गिरफ्तार करेगी। तो ये लोग पथराव नहीं किया, खामोशी से यहाँ से निकलकर डोंगरी के कब्रिस्तान क्रॉस करके आगे 4 नल और फिर हसनाबाद की तरफ रोड पकड़ के चले गए ये लोग। तो वॉलंटियर से समझ में आया कि मुखी साहब ने जो बुलाया इसकी वजह ये थी कि वॉलंटियर की हाजिरी की वजह से किसी ने हिम्मत नहीं हुई कि कोई ऑब्जेक्शन ले या कोई किस्म की हरकत करे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मुखी को किसने कहा, मुखी को कैसे पता चला। अब बार बार लोग पूछते थे, मुखी साहब आपको कोई इल्हाम हुआ, कोई वही आई या मौला का टेलीग्राम आया, कैसे सुबह 11-12 बजे आपने कांटेक्ट किया। मुखी साहब किसी को नहीं बताते थे। अपनी डायरी में लिखा कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाकया हुआ जिस पर मैं हावी हुआ, और गुजराती की ये डायरी मुखी साहब ने इसमें लिखा है, मैं कामयाब हुआ एक मौला की रहमत से, मौला की बरकत से, और दूसरा मैं कामयाब हुआ हमारे वॉलंटियर की वजह से, जिसको मैं यहाँ सैल्यूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ इनकी खिदमत को। मैं आपको ऐसे ही जनरली ये बात बताता हूँ कि ये एक बेलौस खिदमत है। इनसाइड दी जमात खाना, आउटसाइड दी जमात खाना। इनकी कभी वर्दी में होते हैं, कभी वर्दी में नहीं होते। काम काज छोड़कर अपनी ड्यूटी देते हैं, कोई रोड के ऊपर, जमात खाने के बाहर, कभी यहाँ वहाँ। जमात को भी चाहिए कि ये हमारी हिफाजत के लिए ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, बाहर हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे घरों की हिफाजत करते हैं, हम भी इनके साथ ताउन करें। हम ताउन को कहते हैं झगड़ा, हमारा ये जेनेरिक टर्म है।
جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ والنٹر سے تعاون کرو، اس کا مطلب ہم لیتے ہیں والنٹر سے جھگڑا کرو، اس کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں۔ تو اگر ایسی بات ہے تو ہم آئندہ سے یوں کہیں گے کہ بھئی والنٹر سے جھگڑا کرو تاکہ وہ والنٹر سے تعاون کریں گے۔ بس اگر الٹی بات سمجھتے ہیں تو الٹی بات۔ والنٹر اگر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ، تو وہ ہر شخص یہ سوچتا ہے اس نے مجھے کیوں روکا۔ لاسٹ ٹائم میں اپنی مثال دیتا ہوں، ایک جماعت خانے کے اندر مسلسل میں لیکچر دے رہا تھا، وائز کر رہا تھا، سب کو پتا ہے۔ تو ایک لاسٹ لیکچر گیا اسی جماعت خانے کے اندر، والنٹر نے مجھے روکا اور مجھے کہنے لگا آپ اسماعیلی ہو، آپ کون ہو؟ تو میں نے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کیا، میں نے کہا بھائی یا علی مدد، میں اسماعیلی ہوں، جماعت خانے میں آیا ہوں۔ پیار محبت سے بات ہوئی، پھر تیسرے آدمی نے کہا کہ بھائی آپ نے اس کو روکا، یہ وائس کے لیے آئے ہیں، تو اس نے سوری کہا۔ اب میرے لیے کہ میں نے یہ نہیں کہا، میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ مجھے جانتے نہیں ہو، میں کون ہوں، میرے عہدے کو، میرے اسٹیٹس کو نہیں دیکھتے ہو، مجھے روکتے ہو، یہ میں نے جھگڑا نہیں کیا۔ میں نے کہا میری جگہ اگر دوسرا واقعی نان اسماعیلی گھس کے آتا تو اس کو بھی یہ سوال کرتا، وہ اپنی ڈیوٹی پر صحیح ہے۔ آپ پنجاب کے اندر 46 جماعت خانے ہیں، آپ پنجاب کے سندھ میں جاؤ، آپ اگر اچانک چلے جاؤ تو گیٹ کے بوالی سے کھڑا ہوگا، آپ کو پہلے کہے گا یا علی مدد، آپ کو اس وقت مولا علی مدد کہنا ہے، آپ کو اندر لے آئیں گے۔ اگر یا علی مدد کا جواب نہیں دو گے تو آپ کو 2-3 کوشچن کریں گے، ڈاؤٹ ہوگا کہ بھئی یہ اسماعیلی ہے کہ نہیں ہے۔ تو والنٹر کی بھی ٹیکنیک ہے، طریقہ ہے۔ تو ان کی پوچھ پاچھ، انویسٹیگیشن یا کوئی بھی ہو تو اس کو سلام کرنا چاہیے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھئی والنٹر نے مجھ سے کیوں پوچھا، اور مجھ سے پوچھنے سے مراد میں انڈائریکٹلی اپنے آپ کو اعلیٰ آدمی شو کرتا ہوں کہ میں بڑے بڑا آدمی ہوں، لیکن کیوں روکا؟ آپ کو پتا ہے مولانا آغا امام سلطان شاہ کی بمبے کے اندر والنٹر نے گاڑی روکی ہے، ایک اسٹریٹ پر مولا کی گاڑی اس نے روکی، اس کو پتا نہیں تھا۔ اس گاڑی کے اندر پرنس علی سلمان خان بھی تھے، ام حبیبہ ماتا سلامت بھی تھی، گاڑی اس نے روکی، راستہ اس نے کلیئر کیا، گاڑی جیسے آگے سے گزری، اس نے دیکھا میرا مولا ہے تو وہ بیچارہ سر پٹکنے لگا، میں نے کس کی گاڑی روکی؟ جہاں سے اوپر جماعت خانے میں اپنے کیپٹن سے بات کی، مولا کے پاس معافی مانگی، مولا نے فرمایا نہیں، یو آر کریکٹ ان یور ڈیوٹی، تم اپنی ڈیوٹی پر بالکل۔ مجھے تو خوشی ہوئی کہ تم کتنے یعنی پریزنس آف مائنڈ ہو کہ کسی کی بھی گاڑی ہو روکنا اپنی جگہ سے یہ۔ اگر میری گاڑی روکی تو اس کا مطلب تم واقعی ڈیوٹی بجا رہے ہو، اس میں ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ناراضگی نہیں ہوئی۔ والنٹر کو ایک جنرل ورکر نہیں سمجھنا چاہیے جماعت کو، کہ کوئی کہے کہ یہ انکل ہے، یا چچا ہے، یا ماما ہے، یا جماعت بھائی ہے، یہ غلط بات ہے کہ کرسیاں ہٹاؤ، یا فلانا فرنیچر ہٹاؤ، یا یہ ہٹاؤ، یا یہ نہیں، وہ کام اپنی جگہ، لیکن والنٹر کی ایک اسٹیٹس ہے، اس کا محبہ ہے، اس کا جو درجہ ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کو میں 5-10 منٹ ذرا لے لوں، مگر میں ذرا سمجھانے کی غرض سے میں آپ کو کہوں، جیسے گٹ پاٹ کی ہماری سیریمنی ہے وہ 3 حصے میں ڈیوائڈ ہے۔ گٹ پاٹ اٹھانا، پہلے گٹ پاٹ تھاپنا ہے، پھر گٹ پاٹ اٹھانا ہے، پھر گٹ پاٹ قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے، 3 اسٹیج ہے۔ بزرگ لوگ کہتے تھے کہ جب گٹ پاٹ تھاپا جائے یعنی اسٹیبلش کیا جائے، واٹر کو ہولی واٹر میں کنورٹ کیا جائے، تو
उठाने से पहले पी लेना चाहिए, क्योंकि रूहानियाँ आती है और इसलिए हम दुआनियत खैर की दुआ नहीं देते, वरना रूहानी चली जाती। फिर एंड में कायम करने की दुआ के बाद हम दुआनियत खैर की दुआ देते हैं, तब तक रूहानियाँ हाजिर होती। ये हमारा कॉन्सेप्ट है गिरान का। तो लोग क्या, बुजुर्ग लोग कहते थे कि जब गटपाट यानी 2 दुआ हो जाए फौरन गटपाट 5-10 मिनट का जो वक्त है पी लेना चाहिए। उसमें वो जोश है, वो पावर है, वो शफा है। फिर अगर पियोगे शफा जोश है, लेकिन फर्क क्या बताया गिनान में? एक 7 अप की बोतल खोलो, 7 अप की बोतल खोलो और रखो, आधे घंटे तक रख लो, फिर दूसरे आधे घंटे के बाद दूसरी 7 अप की बोतल खोलो, तो दोनों के अंदर जो वाटर पानी है उसमें फर्क हो जाएगा। उसमें जोश है, उसमें जोश नहीं होगा, मगर टेस्ट वगैरह सेम होगा तकरीबन। इतना फर्क बताया हमारे कि गटपाट थापने के बाद फौरन दुआ यानी गटपाट आबी शफा पी लेना चाहिए, बातें नहीं करना चाहिए। फिर कायम करने से पहले पी लेना चाहिए, इस तरीके से हमें समझा। तो कनाडा के अंदर एक शख्स ने बड़ा अच्छा सवाल किया मौला के पास। एक वॉलंटियर ने मौला के पास एक बहुत अच्छा सवाल किया। मौला के पास सवाल किया कि या मौला, हमारे पीरों ने हमें बताया कि ये 3 प्रोसेस है आबी शफा के, और गटपाट पी लेना चाहिए। तो सवाल किया कि इमाम ने फरमाया जो पीरों ने आपको कहा ये हमारी ट्रेडिशन है, सही है। तो उसने कहा व्हाट अबाउट दी वॉलंटियर्स? वॉलंटियर का क्या, वो तो महरूम हो जाते हैं गटपाट पीने से, वो तो कायम की दुआ के बाद आके पीते हैं, वो तो रोड पे होते हैं, दूर होते हैं, वो तो जाहिर है महरूम हो जाते हैं। हम वॉलंटियर, हमें वो चीज नसीब नहीं होती। मौला हंस करे। मौला ने क्या फरमाया? आपको पता है मौला ने फरमाया कि सबसे पहले हुक्म होता है, उसके मुताबिक हमारा तरीका है कि मुखी खड़ा होकर जमात खाने में आबी शफा पीता है, कामड़िया इसका ऐलान करता है। मुखी रिप्रेजेंट्स दोज वर्कर्स वो आर गिविंग देयर सर्विसेज ऑन द रोड एंड आउटसाइड द प्रीमाइसेस। मुखी जो आबी शफा पीता है अपने लिए, प्लस ऑन बिहाफ ऑफ उन वॉलंटियर और वर्कर की तरफ से जो जमात खाने की हद और प्रीमाइसिस से दूर हैं, जो रोड के ऊपर हैं, जो यहाँ नहीं पहुंच सकते। तुम्हारी तरफ से मुखी साहब ये काम करता है। फिर जब तुम फारिग हो जाओ फौरन आकर आबी शफा पी लो, तुम्हें वही फायदा होगा। एक शख्स ने न्यूयॉर्क के अंदर मौला के पास सिल्वर जुबली के मौके पर अर्ज किया, मौला मैं न्यूयॉर्क के अंदर रिगो पार्क का जमात खाना है, अलेक्जेंड्रिया के आगे अलेक्जेंड्रिया का एक बहुत बड़ा वॉकिंग और पार्किंग लॉन्ज है, वहां पर एक बंदा ड्यूटी देता था वॉलंटियर का। मौला के पास इसने अर्ज की कोई एक मेहमानी में कि मौला ग्राउंड फ्लोर रिगो पार्क के पास जमात खाना है, मैं अलेक्जेंड्रिया के पार्किंग लॉन्ज के बाद ड्यूटी देता हूँ, सुबह 4 बजे से ड्यूटी लगती है और मैं 6 बजे तक, पौने 6 बजे तक ड्यूटी देता हूँ। मैं इबादत या दुआ में हिस्सा नहीं ले सकता। मौला ने फरमाया हम तुम्हारे लिए वक्त निकालेंगे, तुम ड्यूटी के दौरान अगर तुम इबादत करो और ड्यूटी के दौरान अगर दुआ पढ़ोगे तो मौला ने फरमाया इससे बढ़कर नसीबदार कौन हो सकता है कि ड्यूटी भी दे रहा है यानी खिदमत भी कर रहा है और मेरी इबादत भी कर रहा है।
उस वक्त तुम हमें याद करो। अगर उस वक्त तुम इबादत नहीं कर सकते, अगर उस वक्त तुम दुआ नहीं पढ़ सकते हो, बाद में पढ़ना, लेकिन तुम हमें कम से कम याद रखोगे। उस वक्त मौला का नाम लोगे, मौला को याद रखोगे, तो समझ लो कि तुम्हें भी वही फायदा मिलेगा। तो रास्ते बहुत हैं, काम खिदमत की फील्ड ओपन है, कोई ऐसी रुकावट नहीं है, लेकिन फर्क इतना है कि ये खिदमत करने वाले जो हैं, इनकी खिदमत को भी सराहा जाए, यानी इसको अप्रिशिएट किया जाए, और ये वॉलंटियर अपने कैप्टन और जुरिडिक्शन के हिसाब से मेजर वगैरह इनके ऑबे करने के लिए बाउंड होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये लोग हमारे मुखी कामराज के भी ताबेदार होते हैं, और इस तरह मिलके जमात के बेहतरी के लिए ये हमेशा काम करते हैं। मगर एक और चीज वॉलंटियर के अंदर हमेशा, और वो ये कि वॉलंटियर की ड्यूटी कुछ ऐसी होती है जैसे क्रिकेट के अंदर फास्ट बॉलर की ड्यूटी, कि विकेट न मिले और इतना लॉन्ग रेंज तक ये भागता आए तो उसका टेम्पर लूज हो जाता, गुस्सेबाज हो जाता। तो इस तरीके से रोड के ऊपर धूप में या छांव में काम काज छोड़कर घर में खुदा न खासा कोई बीमारी वगैरह हो या कुछ भी हो, मगर ड्यूटी पे आता है, हो सकता है कि उनका गुस्सा आ जाए कोई बात पर, जमात ताउन न करे, कोशिश करे टेम्पर लूज न करे और कुछ मिसबिहेव न करे वॉलंटियर अपने तरफ से। जमात इंशाल्लाह ताउन करेगी, लेकिन वॉलंटियर भी एक बाउंड्री रखे, क्योंकि ऐसा हुआ कि गोल्डन जुबली के मौके पर मौला ये पाला गली के रास्ते बॉम्बे के अंदर खड़क जमात खाने की तरफ आ रहे थे। एक दिन 1936 में जमात खाने के एक साइड पर सम्यूल स्ट्रीट कहते हैं, अभी पुरानी पाला गली। तो मौला की गाड़ी जैसी जमात खाने की तरफ राइट हैंड की तरफ टर्न हुई तो विसल बजाई गई कि मौला आ रहे हैं। वॉलंटियरों ने विसल बजाई तो एक औरत सबको कहा कि भाई दो तरफ हिस्से हो जाओ, बीच में से गाड़ी निकल जाएगी और रास्ता दो। लोगों ने रास्ता दिया, औरतें बच्चे। एक औरत रोड क्रॉस की, इस्माइली औरत, तो उस वॉलंटियर ने गुस्से से उस औरत का हाथ पकड़कर खींचकर अवाम के यानी लाइन के अंदर खड़ा कर दिया। मौला ने कार के अंदर उसको देख लिया, मौला को ये चीज पसंद नहीं आई। फौरन उस वक्त ड्यूटी पर, आप बुजुर्ग लोगों को पता है, हाजिर इमाम जब भी आते तो एक ग्रीन कलर की छतरी लेकर एक शख्स खड़ा होता था बॉम्बे के अंदर, जहाँ आउट ऑफ बॉम्बे वो थे मेजर अब्दुल्ला जाफर या ए.जे. लखपति। मेजर के लखपति अपनी ड्यूटी भी थे। मेजर अभी और इस घड़ी तुम्हारे लेफ्टिनेंट कर्नल पीर मोहम्मद मदानी को कहो कि इस शख्स इस वॉलंटियर को डिसमिस करो, इसने मेरी रूहानी बच्ची को रोड पर मेरे सामने घसीटा क्यों। उसने आकर मौला के पास अर्ज की कि मेरे से गलती होगी मौला, मगर रोड, मौला ने फरमाया तुझे चाहिए मेरी गाड़ी रोकते, मेरी गाड़ी रुक जाती, मगर मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि तुम एक औरत को, मेरी रूहानी बच्ची को सबके सामने रोड पर घसीट के एक साइड पर ले जा रहे हो। मौला ने फरमाया कि हम ऐसे वॉलंटियर को वॉलंटियर कोर में देखना नहीं चाहते। बाद में मौला ने इसको माफ किया, माफी मांगी, मगर मौला ने चेतावनी दी, समझाई कि वॉलंटियर भी अपना टेम्पर लूज न करे, जमात के साथ ताउन करे, और जमात को भी चाहिए ये दो पहिए अगर बराबर चलेंगे, यहाँ डिसिप्लिन ब्रेक होगी, न कोई ऐसी गलती होगी। साथ में वॉलंटियर की एक और ड्यूटी अगर हो, जो अक्सर मैं लास्टली आपको बताऊं,
اور یہ طریقہ افریقہ کے علاقے مٹوارا کے وزیر غلام حسین محمد علی دارس نے اسٹارٹ کی تھی، اور یہ ایک طریقے کا میں چاہتا ہوں یہاں پر بھی ہو تو یہ اچھی بات ہے کہ میت کمیٹی کے ساتھ ان کا ایک کوپریشن اس وجہ سے ہو. ویسے تو میت کمیٹی کے ساتھ کوپریشن ہوتا تھا. مٹوارا کے اندر اس وقت کیا ہوتا تھا کہ کسی دین بھائی کا انتقال اگر ہوتا تو میت کمیٹی جو ٹیمپریری جو بنی تھی وہ ہمیشہ نوٹ کرتی کہ 8 سے 10 یا کبھی 5 آدمی یا کبھی 6 آدمی کندھا دینے کے لیے آتے تھے، اور اس طریقے سے کندھا دینے والے ویل کے طور پر، پہیے کے طور پر میت، یعنی یہی لوگ کبھی کبھار قبرستان لے جاتے تھے میت کو. اگر 15-20 ہوتے تو تھوڑا تھوڑا وقفے سے یہ آگے جاتی، یا کبھی زیادہ لوگ ہو تو 50-100، تو اور عام طور سے جس طرح میت نکلتی اس طرح میت ہوتی. لیکن لاوارث لوگ ہوتے تھے اسماعیلی، اس کو کندھا دینے کے لیے کبھی 5، کبھی 2 یا کبھی 3. تو وزیر صاحب نے کام کیا کہ والنٹیئر کی ڈیوٹی اس طرح لگائی کہ والنٹیئر نے اپنے اپنے ٹیلی فون نمبر، اپنے کانٹیکٹ نمبر دیے تھے جینٹس کہ بھئی کوئی لاوارث کی اگر میت ہو مجھے ٹیلی فون کر دینا. 15 منٹ 20 منٹ کے لیے دکان کسی کے حوالے کر کے آتے تھے. جاب کرتے تھے تو وہاں ٹیلی فون کرتے تھے کہ مجھے بلا لینا. اس طرح کیا ہوتا تھا 25-30 والنٹیئر میت کے وقت، لاوارث میت کے وقت جمع ہو جاتے تھے، اور ایک صحیح طریقے سے اس طرح میت کو اول منزل تک پہنچاتے تھے. تو ہمارے علاقے میں نور آباد کے علاوہ گارڈن کا علاقہ ہو یا کریم آباد یا کھارگر کا علاقہ، جہاں پر بھی ہو، آپ یہ تجویز، یہ سجیشن دو کہ کہیں پر بھی خدا نہ خواستہ 2 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے کوئی لاوارث لاش ہو، میت ہو، تو اس وقت کندھا دینے والے کی تعداد اگر کم ہو ہمیں کنٹیکٹ کر لو، ہم نزدیک ہوں گے. اور یہ والنٹیئر اگر یہ کام کرے عظیم ثواب پہنچتا ہے. آخر میں امام مولانا امام سلطان موسیٰ نے 7 اپریل 1920 میں جو والنٹیئر کے لیے فرمان کیا وہ یہ ہے: تم والنٹیئر نے ہماری بہت خدمت کی ہے، ہم تم پر بہت خوش ہیں. تم سب مولا کے لشکر ہو، ہم نے تم سب کو مولا کے لشکر میں داخل کیا ہے. اس دنیا میں بھی تم ہمارے ساتھ ہو اور اس دنیا میں بھی تم ہمارے ساتھ ہوں گے. پہلے کے زمانے میں جنگیں بہت ہوتی تھی، تب ہمارے فدائی ہم پر سر دیتے تھے، لیکن اب تم لوگ جو خدمت کرتے ہو گویا جہاد کرتے ہو. اس فرمان کے ساتھ میں آپ لوگ ہماری نور آباد جماعت کی والنٹیئر کور کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بہت اچھی مضبوط والنٹیئر کور بنائی ہے اس جیوڈکشن کے اندر. اور مجھے ابھی بتایا کہ یہاں جیوڈکشن کا میجر بھی اسی علاقے کے ہیں، اور اس مرتبہ اس کو چانس ملا. ہر علاقے میں کیپٹن ہوتا ہے، لیکن تھرو آؤٹ کراچی 3 جیوڈکشن کے 3 میجر ہوتے ہیں. اب لیڈیز میں بھی ہے. تو اس طریقے سے اپنے تن، من اور دن کی خدمت کرو. آلویز ڈاکٹر مرحوم وزیر پیر محمد حدبائی کا یہ قول یاد رکھو. خدمت کے لیے وہ فرماتے ہیں: آلویز لک ٹو یور امام اونلی. ہم کسی کو دیکھ کر نہیں، مولا کو دیکھ کر اس کی خدمت کرتے ہیں. جو ہمارے کیپٹن ہمارے اوپر جو ہیں، مکھی صاحب وغیرہ جو بھی ہمارے لیڈر ہیں، اور جو آن ڈیوٹی جو بھی ہمیں کہتے ہیں
ہمیں اوبے کرنا ہے، اور اوبیڈینس یہ ڈسپلن کا حصہ ہے. اور ہم آج اگر 100-150 ہیں تو ہم اور مزید لوگوں کو بھی اس خدمت میں لائیں. بڑا دل رکھو، حوصلہ رکھو، ہمت رکھو. مولا سب دیکھ رہا ہے، مولا آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے. آپ خدمت کرتے ہو، آپ جماعت کی حفاظت کرتے ہو، پیچھے آپ کے گھر والوں کی حفاظت مولا مرتضی علی کرتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ آپ خالی ہو، وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور میں زیادہ ٹائم لے لیا آپ کا، ورنہ میں آپ کو بتاؤں تو والنٹیئر خدمت کرتا ہے، لیکن اس کی گھر کی حفاظت، اس کے ہیلتھ، اس کی فیملی، ان کے گھر والوں کی حفاظت مولا شاہ کریم کرتا ہے. اور باؤنڈ ہے، خدمت کرتے ہو، اور یہ خدمت کا پاور مولا آپ کو اندر جوش پیدا کرے گا، ایمان کی سلامتی پیدا کرے گا. مولا برکتیں دے گا، بیماری سے دور رکھے گا، اپنا ظاہری بات میں نورانی دے گا. شروعات کریے.